दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 12 जून को होगी, ये तो आप जानते ही हैं। और अन्य परीक्षाएं भी अब बहुत ही निकट हैं। ये सीरीज जो कि आप देख रहे हैं, ये सीरीज आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा जीएस के अंतर्गत, चाहे वो यूपी पीएससी की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आधारित है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 पर। तो प्रश्न ये है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की ताज़ा रिपोर्ट, ये 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, इस पर विचार करें। दूसरा स्टेटमेंट है एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वर्तमान समय में देश में कुल वन क्षेत्र जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट होती है यह द्विवार्षिक होती है, यानी कि जो पिछली रिपोर्ट थी वो कब आई थी, 2019 में आई थी। अब ये कब आई है, 2021 में, और अगली रिपोर्ट कब आएगी, 2023 के लिए आएगी। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्तमान में मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। 2021 की रिपोर्ट में देश में कुल वन क्षेत्र जो है वो है कितना, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71%। ये परसेंट याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि कुल वन और वृक्ष आधारित, अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात हो रही है कि वन क्षेत्र कितना है। तो वन क्षेत्र है यहाँ पर केवल 7,13,789। इसमें अगर वृक्ष भी जोड़ दिए जाएँ, यानी कि आपने देखा होगा कि शहरों में भी, गाँव में भी, जहाँ पर आवासीय परिसर होते हैं वहाँ पर भी वृक्ष पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर बगीचे भी पाए जाते हैं, तो उनको वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कहते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को जोड़ा जाए, तो ये जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%। देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है किस प्रदेश में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना कि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, 2,114 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर गुजरात आता है, 1,175 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान तीसरा है, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग किलोमीटर। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो की यहाँ पर ज़रूरत है, और वो मैं जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, नुसानतारा किस देश की नई राजधानी बनेगा। तो नुसानतारा बनेगा कहाँ की राजधानी, इंडोनेशिया की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जकार्ता जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर भीड़ और प्रदूषण दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनज़र इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जाएगी। वनाच्छादित यहाँ पर काफ़ी वन भी हैं। बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर पर इसे हस्तांतरित किया जाएगा। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी होगी उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है बोर्नियो द्वीप पर। ये भी ध्यान देना कि इसका नाम नुसानतारा होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 पर विचार करें। तो इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय जर्मनी में है, के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है संदर्भित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जो मान है वो देशों के लिए 0 से लेकर 100 के बीच में होता है, यानी कि जिस देश को जितने कम अंक मिलेंगे वो देश उतना अधिक भ्रष्ट माना जाता है। तो 2021 में भारत की रैंक कितनी है, 85 है। तो तीनों ही बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, सभी सत्य हैं, मतलब 1 2 3 सभी सत्य हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन जारी किया गया इसे 2022 में।
2022 की रिपोर्ट कब जारी होगी? जनवरी 2023 में जारी होगी। तो भारत का स्कोर 2020 और 2021 दोनों में 40 ही है, मतलब कि भारत को कितने नंबर मिले? 40 नंबर मिले आउट ऑफ 100। लेकिन रैंकिंग में बदलाव हो गया। 2020 की बात करें तो कुल 180 देशों में भारत का स्थान कितना था? 86 था। लेकिन 2021 में भारत आ गया है 85, यानी कि एक अंक भारत ऊपर आया है। थोड़ी सी ईमानदारी बढ़ गई है भारत में। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा और ये भी याद रखना कि पहला स्थान किसको मिला है? तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड संयुक्त रूप से। पाकिस्तान का स्थान कितना है? 140वां स्थान। 180 में 140वां, यानी कि वहाँ पर बेईमानी काफ़ी अधिक है। विश्व स्वर्ण परिषद, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको जो है WGC भी कहते हैं। WGC की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में भारत में जो सोने की डिमांड है उसमें जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत में 2020 में भले ही सोना कम खरीदा गया, लेकिन 2021 में लगभग दुगना सोना लोगों ने खरीदा है। मतलब भारत में जो सोने के प्रति मोह है वो भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, तभी बढ़ रहा होगा ना। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2020 की तुलना में 2021 में भारत में 78.6% सोने की डिमांड बढ़ी है, तो काफ़ी अधिक बढ़ी है। देखो फ्रेंड्स, WGC जिसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में CEO कौन है? डेविड टेट हैं। दुनिया में गोल्ड को लेकर जो भी व्यापार होता है उस पर यह संस्था नज़र रखती है। और जो रिपोर्ट जारी की गई है 2021 के संदर्भ में, रिपोर्ट का नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स। गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो सोने की कुल खपत है 2020 में कितनी थी? 3658.8 मीट्रिक टन। ये बढ़कर हो गई 4021.3 मीट्रिक टन। तो काफ़ी डिमांड बढ़ रही है सोने की। और स्वर्ण खपत में पूरी दुनिया में 10% की वृद्धि दर्ज की गई 2020 की तुलना में। यह वृद्धि काफ़ी अधिक है। और भारत में जो सोने की खपत है उसमें तो खैर भारतीयों का सोने का प्रति प्रेम तो आप जानते ही हैं, खूब सोना पहनते हैं और खूब सोते हैं। 78.6% की वृद्धि हुई। और देखो यहाँ पर 2020 में 446 टन से ही काम चल गया था, लेकिन 2021 में 797.3 टन की जरूरत पड़ गई। और 22 में तो 850 टन सोना बिकेगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के पारित प्रस्ताव में वर्ष 2022 को किस रूप में मनाने की बात कही गई? तो क्वेश्चन क्या लगता है आपको? इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 को मनाया जाएगा किसके रूप में? IYBSSD के रूप में, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। IYBSSD के रूप में मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इसकी भी तो घोषणा की थी ना यूनाइटेड नेशन ने। किस साल को मनाएगा? 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के नए MD और CEO बनाए गए। अलका मित्तल ONGC की चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक बनी है। चेयरपर्सन और सह प्रबंध निदेशक। उर्जित पटेल बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है, के उपाध्यक्ष बने। तीनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पर करेक्ट हैं? जी हाँ, सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर है। तो सोमा शंकर ने, जो कि यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं, उन्होंने अतुल कुमार गोयल का स्थान ग्रहण किया। अलका मित्तल के बारे में जरूर याद रखना, ONGC की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला हैं और उनको यह जो कार्यकाल है 6 महीने के लिए दिया गया है। और उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, AIIB में DJ पांडियन की जगह पर आए हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कुल कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? एक प्रश्न जो कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपकी मेमोरी को टेस्ट करेगा। अभी पूछता हूँ, ये बताओ कि 2022 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र दिवस, वो कौन से क्रम का था? चलो
ऑप्शन रखता हूँ 72, 73, 74 या फिर 75। सही जवाब गेस कर लिया होगा आपने, यह 73वां गणतंत्र दिवस था। और इसी से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को किया गया था याद है? इसमें 15 तो लड़के थे और 14 लड़कियां थीं। कुल मिला के कितने हो गए? 29। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 29 बच्चों को यह सम्मान दिया गया और पुरस्कृत बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि उनके खाते में भेजी गई। कोविड-19 के चलते सभी पुरस्कृत बच्चों के साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 24 जनवरी को वार्ता की थी। एक समारोह आयोजित किया गया था, वर्चुअल समारोह था, उसी में सभी बच्चों को आमंत्रित किया गया था, वर्चुअल मीटिंग की गई और IIT कानपुर के द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी के जरिए डिजिटल प्रमाण पत्र बच्चों को प्रदान किए गए। एक बात याद रखना एग्जाम के लिए कि जो ब्लॉकचेन आधारित सर्टिफिकेट हैं, ये टेक्निक जो है किसने विकसित की है? IIT कानपुर ने। तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ICC की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? बताओ। आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन। सभी जवाब यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो देखो फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2022 को घोषित ICC महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारतीय खिलाड़ियों में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया। ये अगला क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन मैंने इसको इसी में शामिल कर दिया। तो याद रखना कि जो टेस्ट टीम बनाई गई 2021 की, उसमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन हैं, जबकि 2021 की जो वनडे टीम है महिलाओं के लिए, उसमें भारत की ओर से मिताली राज और झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है। दोनों ने काफ़ी स्कोर किए हैं और काफ़ी रिकॉर्ड इनके नाम हैं। तो ये था आज का टेस्ट और छोटा सा टेस्ट था। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इतने फैक्ट अगर आपको आज याद हुए तो ये टेस्ट बहुत सफल रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताना है कि 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड का नया चेयरपर्सन कौन बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा और इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके लिखेंगे भी ज़रूर। लेक्चर की PDF हमेशा की तरह मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपकी शिकायत को दूर कर दिया गया है, मतलब ये कि अब आपको जो है हर PDF मिल रही है। नहीं मिल रही है तो अभी आप लिखिए कि नहीं मिल पा रही है अभी भी, क्योंकि डायरेक्ट लिंक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद अगले दिन जो डायरेक्ट PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए करिए। अगर आपको आज ही चाहिए तो वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com। यहाँ पर विजिट करिए, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर नेक्स्ट डे आपको PDF मिल जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। थैंक यू सो मच।